नमस्कार, मैं AK यादव और आप देख रहे हैं नो कॉल इंडियंस। और आज मैं बात करने जा रहा हूं अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट की सैलरी, प्रमोशन और जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सैलरी की। तो मैंने यहाँ पे देखिए बेसिक आइडिया देने की कोशिश की है, ठीक है। ये सैलरी स्लिप नहीं है, ये आपके बेसिक जो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है 37,063 रुपये 41 पैसे, उसके हिसाब से कैलकुलेशन शीट है, ठीक है। तो इसमें आज की डेट में 24.195 जो डीए का रेट है, उसके हिसाब से डीए आपका आ जाएगा 8,967 रुपये 49 पैसे। और स्पेशल अलाउंसेस 4% के रेट से कैलकुलेट करेंगे तो 1,482 रुपये 54 पैसे। ट्रांसपोर्ट सब्सिडी 50 रुपये पर डे के हिसाब से मान के चलते हैं। 26 दिन अगर आपकी अटेंडेंस है तो 1,300 रुपये मिल जाएंगे, ठीक है। और अटेंडेंस बोनस 10% के रेट से मिलता है बेसिक का, तो ये 3,706 रुपये 34 पैसे। अटेंडेंस बोनस हर तिमाही मिलता है, ठीक है। 3 महीने में एक बार मिलता है, लेकिन तीनों का एक साथ मिलेगा। लेकिन हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं कि हर महीने एक तरह से ये सैलरी का एक पार्ट है, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो इन सभी का टोटल करेंगे तो 52,519 रुपये 78 पैसे। ये आपको जो है टोटल जो अर्निंग है, ये इतना आपका बन जाएगा, ठीक है। और इसमें जो है मैंने अर्निंग में संडे, ओटी, पब्लिक हॉलीडे और इंसेंटिव, इन सारी चीज़ों का जिक्र नहीं किया है। ये इन सभी चीज़ों को छोड़ने के बाद ये इतना जो मिनिमम आपकी सैलरी होगी, ये टोटल ग्रॉस होगा। इसके बाद डिडक्शन पे आते हैं। डिडक्शन में देखिए 12% के रेट से आपका CMPF डिडक्ट होता है, 7% के रेट से पेंशन डिडक्ट होगा। इनकम टैक्स मैंने एज्यूम किया है कि मान लीजिए 2,000 रुपये आपका पर मंथ डिडक्शन होगा, ठीक है। तो टोटल डिडक्शन आपका आ जाएगा 10,745 रुपये 87 पैसे। इस हिसाब से नेट अर्निंग आपकी 41,773 रुपये 91 पैसे। ये आप लमसम मान सकते हैं, ये इतनी सैलरी तो बनेगी। बाकी 6 महीने साल भर बाद आपको संडे, ओटी, सिचुएशन जहाँ पे आपकी पोस्टिंग है वहाँ पे वर्कलोड कैसा है उस हिसाब से आपको अलाउ किया जाएगा, और कितना मिलेगा उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। और इंसेंटिव भी उसी हिसाब से रहता है कि आपको कितना मिलेगा जगह के हिसाब से। तो ये सब चीज़ें वेरिएबल हैं, ठीक है। ये कम ज़्यादा हो सकती हैं आपके साथ वालों से, मगर ये इतनी, बाकी जो यहाँ पे मैंने शो किया है ये फिक्स चीज़ें हैं, ये आपको इतना तो मिलेगा ही, ठीक है। और अब बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की, ठीक है। तो देखिए जॉब प्रोफाइल में मैं बस बेसिक बात करूँगा, ठीक है। मुझे बहुत डिटेल में इसके बारे में पता नहीं है क्योंकि ये मेरा एरिया नहीं है। तो देखिए शुरू करते हैं हम सैलरी, TAD और मेडिकल बिल से। तो देखिए जितने भी एम्प्लॉई हैं ये उनसे रिलेटेड ये वर्क है, ठीक है। सभी की सैलरी हर महीने बननी है, तो उससे रिलेटेड जो है कि चेक बनना, उनके पेमेंट होना, ये काम जो है आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट का है, ठीक है। तो इसमें भी आपको क्रॉस चेक करना रहता है कि सारी डिटेल सही है कि नहीं है। उसी तरह TAD और मेडिकल बिल जो है क्लेम किया जाता है जब भी एम्प्लॉय की तरफ से, तो आपको उसमें चेक करना होता है कि एज़ पर रूल ठीक है कि नहीं, किसी ने कुछ ज़्यादा क्लेम तो नहीं कर दिया। अगर ज़्यादा क्लेम किया है तो एज़ पर रूल उसको काट पीट के जो भी फाइनल उसका जो हक बनता है उसका पेमेंट करवाना, ठीक है। ये भी एक फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम है। इसके बाद आते हैं टैक्सेशन पे। टैक्सेशन में देखिए GST, इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी। तो देखिए GST जितने भी वर्क होते हैं, चाहे वो रिपेयर मेंटेनेंस के हो, ठीक है, या कोई प्रोक्योरमेंट हो, तो सभी आजकल चीज़ों में GST तो लगता ही है। तो सभी का पेमेंट होना, ठीक है, और उसका पूरा रिकॉर्ड रहना, उसको रिकॉर्ड को मेंटेन करना। तो देखिए रिकॉर्ड यहाँ पे एनसीएल में पूरा एक्सेल सीट में फाइनेंस का मेंटेन होता है, क्योंकि यहाँ पे अलग से कोई अभी फ़िलहाल कोई सॉफ्टवेयर है नहीं, ठीक है। तो एक्सेल सीट में पूरे रिकॉर्ड अपडेट होते हैं। और इनकम टैक्स का भी वही हाल है कि आपको पूरा हर महीने सैलरी से डिडक्शन होता है एडवांस में, TDS सभी के सैलरी से, और उसको जो एज़ पर गवर्नमेंट का रूल है आपको जो क्वार्टरली अपलोड करना होता है या क्वार्टरली जमा करना होता है गवर्नमेंट के अकाउंट में, तो वो भी काम आपको जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का है। एक्साइज ड्यूटी जनरली जो कोयला हम सेल करते हैं, जो कंपनी सेल करती है, तो उसके कोयला की जो बिक्री होती है उसमें आपका एक्साइज ड्यूटी लगता है, कुछ परसेंटेज हर पर टन के हिसाब से कुछ रुपए फिक्स हैं। तो वो पैसा फिर वहाँ पे जमा होना, तो ये सारे काम जो हैं आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट के हैं, टैक्स से रिलेटेड, ठीक है। इन सभी का जो है कि आपको रिकॉर्ड अप टू डेट रखना पड़ता है। GST में स्पेशली जो क्रेडिट वाला चक्कर है, जो सैनवेट क्रेडिट का, उन सब चीज़ों को ध्यान रखना कि किसमें मिलेगा नहीं मिलेगा और उससे क्या फ़ायदा नुकसान है, उन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना होता है, ठीक है। और
इसके बाद आते हैं बजट फंड की। तो देखिए जनरली क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एडवांस एक एस्टिमेटेड फंड एलोकेट हो जाता है, ठीक है। और अलग अलग हेड में जिस तरह के काम होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए बजट एलोकेट होते हैं। फिर उस बजट के हिसाब से डिपार्टमेंट वाइज अपना वर्क प्रोसेस किया जाता है, वो फाइल बढ़ाई जाती है। तो उसके लिए फिर उसका फ़ंड सर्टिफाई करना कि हाँ आपके हेड में इतना फ़ंड बचा हुआ, आप ठीक है आप कोई काम करना चाहते हैं तो फिर हम आपको फ़ंड दे सकते हैं। तो ये फाइनेंस डिपार्टमेंट फिर उसको सर्टिफाई करता है कि हाँ हमारे पास फ़ंड है, आप ले सकते हैं। ये उसके बाद ही कोई काम जो है स्टार्ट हो सकता है, कोई वर्क अवार्ड हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का हिसाब रखना ये एक वर्क है। इसके बाद फिर जब कोई भी वर्क कंप्लीट होता है या कोई प्रोक्योरमेंट, तो उसकी बिलिंग भी फाइनेंस डिपार्टमेंट फाइनली देखता है, ठीक है। और सभी कंसर्न डिपार्टमेंट से क्रॉस चेक होते हुए जब फाइनेंस के पास आती है तो वो एज़ पर एग्रीमेंट जो रूल है, जो वर्क ऑर्डर है, उसके हिसाब से उनको मैच करना है कि सारे क्राइटेरिया फुलफ़िल हो रहे हैं, तो फिर उनका पेमेंट होना, उनका चेक बनाना, जो भी सिस्टम है, ठीक है। तो ये पूरा मोटा मोटी ये पूरा फाइनेंस डिपार्टमेंट का वर्क है। इसी से रिलेटेड आपको कोई ना कोई काम करना पड़ेगा एज अकाउंटेंट, ठीक है, जहाँ पे जैसी ज़रूरत होगी। तो जनरली जो है अकाउंटेंट जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो रोटेट होते रहते हैं। ऐसा नहीं कि आप पूरे टाइम सिर्फ सैलरी, टीएडीए, मेडिकल बिल ही देखेंगे। कुछ साल बाद हो सकता है आपको फिर जीएसटी दे दिया जाए, अगले फिर कुछ 2-3 साल बाद हो सकता है बिल से रिलेटेड वर्क हो। तो जो भी सिस्टम होगा वो आपको देखना पड़ेगा एज़ पर। और साथ ही साथ हम ये बता दें कि इसमें जो क्वार्टरली पूरा जो है डेबिट और क्रेडिट, मतलब कितने पैसे आए डिपार्टमेंट में, कितने मतलब पूरे प्रोजेक्ट के हेड में, और कितने पैसे गए, तो वो चीज़ों का पूरा हिसाब रखता है और होता है। और एक ऑडिट होती है, ठीक है, हर क्वार्टरली ऑडिट होता है। तो उसमें पूरा मैच होना चाहिए, इसलिए जो है कि बहुत सावधानी वाला ये काम रहता है क्योंकि फाइनेंशियल मैटर है। तो हर क्वार्टरली आपका ऑडिट होगा पूरे डिपार्टमेंट का, मतलब में कितना पैसा आया और कितना खर्च हुआ, ठीक है। तो वो डेटा मैच कराया जाता है। इसके लिए बाहर से मतलब अलग जो डिपार्टमेंट से अलग जो ऑडिट टीम आती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं प्रमोशन की। तो देखिए अकाउंटेंट ग्रेड ए की जो प्रमोशन जब भी होगा तो नेक्स्ट प्रमोशन का ऑफिसर ग्रेड में होता है। तो 2 तरह से प्रमोशन होते हैं, एक E1 ग्रेड में, एक E2 ग्रेड में, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपका जैसे ही CA या ICWA फाइनल हो जाएगा तो आपका प्रमोशन E2 ग्रेड में होगा, ठीक है। ये कैसे होगा, इसके लिए इंटरनल वैकेंसी आती है कोल इंडिया से। ऑफिसर ग्रेड की जितनी भी वैकेंसी होती है, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, वो कोल इंडिया से जारी होती है और सभी सब्सिडरी के कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं उसमें, ठीक है। तो अगर आपका फाइनल हो जाएगा तो जब भी वैकेंसी आएगी नेक्स्ट, तो उसमें आपको कंसीडर किया जाएगा। आपका फाइनल CA है, ICW है, तो आपका प्रमोशन हो जाता है। नॉर्मली जो अभी तक का सिनेरियो रहा है कि लोग उतने मिलते नहीं जितनी रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है, फाइनल वाले। तो आपका बहुत इजीली अगर आपका फाइनल होता है तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आपका डायरेक्ट E2 में सिलेक्शन होगा और उसके बाद 1 साल बाद ही आप E3 ग्रेड में चले जाएंगे, ठीक है। तो एक तो चैनल ये है। दूसरा जो है चैनल कि आप अगर मान लीजिए क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, इंटर CA ही इंटर ICWA रहते हैं, तो E1 की भी वैकेंसी आती है समय समय पे कोल इंडिया से, ठीक है। ये वैकेंसी बेस्ड है सभी प्रमोशन, ऐसा नहीं है कि आप टाइम बाउंड है कि 2 साल या 3 साल पूरा कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वैकेंसी आएगी नेक्स्ट, उसमें फिर रिक्वायरमेंट जितने रहती है उसमें वैकेंसी फिक्स रहती है, जैसे 20-50 ऐसे। तो जितने भी लोग हैं पूरे कोल इंडिया के सभी सब्सिडरी में, तो उन लोगों में से फिर सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो उसमें आपका ACR देखा जाता है, ठीक है, कि एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट कि उसके कुछ मार्क्स होते हैं, ठीक है। और बाकी एक्सपीरियंस का होता है, मार्क्स होते हैं कि कितने साल आपका एक्सपीरियंस है, उसके ऊपर हिसाब से रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को कंसीडर करके आपका प्रमोशन हो जाता है, ठीक है। जनरली सीनियरिटी ही मान के चलिए कि वो एक क्राइटेरिया रहती है। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका आपको प्रमोशन पाने का है कि आप फाइनल करिए अपना CA ICWA और तुरंत आप E2 में जाएंगे। तुरंत मतलब जब नेक्स्ट वैकेंसी आएगी तब। कुछ लोग कई बार पूछते हैं कि इसमें तैयारी कैसे करें, प्रीवियस ईयर कोई क्वेश्चन पेपर मिलेगा क्या। तो देखिए NCL में बहुत रेगुलर वैकेंसी आई नहीं है पिछले मतलब कई सालों में देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि हर साल अकाउंटेंट की वैकेंसी आती हो या किसी की भी वैकेंसी आती हो। ऑपरेटर्स और टेक्नीशियंस की ज़रूर आई है, इसके अलावा जनरली वैकेंसी बहुत कम आती हैं, ठीक है। अभी रिटायरमेंट बहुत हैं तो इसलिए वैकेंसीज आ रही हैं। तो आप ये पुराने पेपर्स वगैरह तो मिलने मुश्किल हैं, ठीक है। और पेपर जब होते भी हैं तो NCL जमा कर लेता है,
ठीक है। तो आप, मैं ये कह सकता हूँ कि जो मैंने थोड़ा बहुत बताया है आपका इसमें वर्क प्रोफाइल से रिलेटेड, जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड, तो उससे संबंधित जो आपके चैप्टर्स होंगे, जो आपके जो पढ़ाई में होंगे, तो उनको ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। जैसे टैक्सेशन से रिलेटेड, एग्रीमेंट वगैरह से रिलेटेड अगर कुछ है तो वो सब पढ़ेंगे तो हमको लगता है कि वो सब काम तो ज़रूर ही आएंगे, वो तो रहेंगे ही। बाकी एनसीएल जब सिलेबस अपडेट करेगा टेक्निकल वाले पार्ट का, तो भी आपको क्लियर आइडिया मिल पाएगा। इसके बारे में मैं बहुत कुछ नहीं बता सकता हूँ। मेरी तरफ से इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।